वेलकम स्टूडेंट्स टू ज्योग्राफी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस यानी कि जीआईएस के अनुप्रयोग। जी हाँ, क्योंकि जीआईएस जो है वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो रियल लाइफ में हम इसका कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, इसके एप्लीकेशन जानना हमें ज़रूरी है। विषय की जानकारी तभी पूर्ण होती है जब हम उसके बारे में ये समझें कि वो मानव जीवन में क्या क्या कार्य कर रही है। तो आज इसी जीआईएस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि जीआईएस जो है किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। जीआईएस का एप्लीकेशन जानने से पहले कुछ बातें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जीआईएस जो है कैसे, इसकी क्या जो है कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जीआईएस जो है एक विस्तृत डेटाबेस उपलब्ध कराता है। हमें पता है कि जीआईएस के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा डेटाबेस मिलता है और उस डेटाबेस से हमें बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो डेटाबेस से सूचनाएं मिलने के बाद हम उसका डिजिटल मानचित्र तैयार करते हैं और इस डिजिटल मानचित्र के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। बहुत बड़ी रेंज है इन डिजिटल मैप्स की, मृदा के प्रकार, वनों के प्रकार, इसके अलावा रोड नेटवर्क, लैंड कवर, फॉरेस्ट कवर, बहुत सारे जो है डिजिटल मैप्स तैयार किए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो है जीआईएस के एप्लीकेशन में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सुदूर संवेदन के आंकड़े यानी कि रिमोट सेंसिंग डेटा जो है वो जीआईएस का बेस है। क्योंकि जीआईएस में जो डेटाबेस बनता है उसके लिए सबसे ज़्यादा आंकड़े जो है हमें रिमोट सेंसिंग उपलब्ध कराता है। रिमोट सेंसिंग के बारे में जो है आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से जो है एक सिनॉप्टिक व्यू लेकर ये ऐसे इलाकों की जानकारी हमें देता है जहां मानव गमन संभव नहीं है। तो इस तरह जीआईएस का बेस है सुदूर संवेदन के आंकड़े जो है जीआईएस का बेस है, आधार है। जीआईएस जो है वो हमें जीआईएस सक्षम बनाता है रिमोट सेंसिंग को। कैसे कि रिमोट सेंसिंग की जो इमेजरी है, क्या आप उसे नंगी आंखों से देख सकते हैं, या देख सकते हैं तो आप उसमें से कितनी सूचना निकाल सकते हैं। जीआईएस जो है हमें एबल करता है कि उस रिमोट सेंसिंग इमेजरी से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं निकालें। तो इस तरह जो है रिमोट सेंसिंग को मानव के समझने के लायक, एक आम आदमी के समझने लायक जीआईएस बनाता है। वहीं दूसरी तरफ जीआईएस को अपडेट करने का काम सुदूर संवेदन करता है। क्योंकि जीआईएस में जो डेटा बेस हमने बना लिया, उसके बाद उसमें जो परिवर्तन होंगे उसके लिए हमें उसमें नया डेटा फीड करना पड़ेगा। वो डेटा जो है, वो जो नया डेटा है वो कहाँ से आएगा, वो हमें सैटेलाइट इमेजरी से ही प्राप्त होगा। तो इस तरह जीआईएस और सुदूर संवेदन आपस में एक दूसरे को पोषित करते हुए विशाल सूचना आधार हमारे लिए उपलब्ध करवाते हैं। रिमोट सेंसिंग, बल्कि कुछ शब्दों में अगर हम कहें ना कि जीआईएस जो है वो रिमोट सेंसिंग से भी बढ़कर काम करता है, तो वो कैसे करता है? क्योंकि रिमोट सेंसिंग की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इमेज के माध्यम से, उसको हम पूरे को जीआईएस में शामिल कर लेते हैं, उससे हम जीआईएस मैप बनाते हैं। लेकिन जीआईएस में हम वो चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं जो हमें रिमोट सेंसिंग से पता नहीं चलती है, बल्कि वो हमें फील्ड सर्वे से पता चलती है, फील्ड ऑब्जर्वेशन से हमें जो है वो प्राप्त होती है। तो इस तरह जीआईएस जो है रिमोट सेंसिंग के डेटा के अलावा जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हमारे सर्वे हो सकते हैं, टोपोशीट्स हो सकती हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है हमें जीआईएस उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह जीआईएस रिमोट सेंसिंग से भी आगे बढ़कर जो है हमें सूचनाएं प्रदान करवाता है। तो ये हम याद रखेंगे हर जगह कि जब हम जीआईएस का एप्लीकेशन की बात करेंगे तो मेजर सोर्स ऑफ डेटा रिमोट सेंसिंग से प्राप्त होगा हमें, और उसके साथ साथ फील्ड ऑब्जर्वेशन से भी डेटा हम ले सकते हैं। चलिए, अब आपको एक बहुत जो है साधारण से उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जीआईएस जो है वो कैसे हमारे लिए
इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे होता है कि ये गूगल मैप आप सभी ने देखे हैं, गूगल मैप जो है हम सभी के मोबाइल्स में होता है। आजकल इसके बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं गूगल मैप्स जो है साथ लेकर चलते हैं, है ना। तो ये जो गूगल मैप है ये हमारे GIS से बहुत अच्छे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? आपने कभी सोचा है कि इसमें इतनी सारी सूचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं, हम जो है जब गूगल मैप डालते हैं तो एक जो है स्थान हमने चूज़ कर लिया कि हमें नारनौल से जो है रेवाड़ी जाना है। ये तुरंत हमें जो है सेकंड के कुछ हिस्सों में जो है ये हमें बता देता है कि ये आपका रूट रहेगा और उस रूट की लंबाई इतनी है, इतना उसमें जो है समय लगेगा, और इसके अलावा जो दूसरा रूट है वो एक ऑल्टरनेट रूट भी जो है हमें ये देता है। तो इस तरह ये इतनी सूचनाएं जो ये जो गूगल मैप हमें देता है ये एक्चुअली GIS का डेटाबेस होता है। GIS जो है इन सारे डेटा में GIS में सारे डेटा को फीड किया जाता है, एक एक स्थान को जो है अंकित किया जाता है, और फिर एक्चुअली जो एग्जैक्ट लोकेशन या हमारी मूवमेंट जो दिखाता है वो तो GPS का पार्ट होता है, इंटरनेट भी उसमें शामिल होता है, लेकिन जो इसका बेस तैयार होता है गूगल मैप का वो एक्चुअली GIS का ही काम होता है। क्योंकि ये आप जानते हो कि इस मैप में हम जब कभी भी हम जो है इस तरह के गूगल मैप पे कुछ भी डालते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास के एरिया के ATM कहाँ हैं, है ना, ATM कहाँ हैं, तो ये आपको जो है तुरंत सारी सूचनाएं दे देता है कि ATM जो है कहाँ है ना। ये सारे ATM की लोकेशन जो है हमें दे देता है। तो ये डेटा कहाँ से आता है, ये मैप कहाँ से बनता है, ये इसका बेस मैप कहाँ से बनता है? ये जो बेस मैप है ये एक्चुअली क्रिएशन ऑफ GIS है। GIS के माध्यम से ये बनता है और फिर इसको जो है समय समय पर अपडेट किया जाता है, ताकि जो है नई नई सूचनाएं इसमें शामिल होती रहें और हम जब भी इंफॉर्मेशन डालें तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। तो इस तरह जो है बहुत अच्छे से जो है गूगल मैप GIS का उपयोग करता है। इसी तरह जो है अगर हम जो है पेट्रोल डालेंगे इसके उस पे कि पेट्रोल पंप हमारे नियर बाय पेट्रोल पंप कौन कौन से हैं, तो जो है आपको पता है कि ये हमें जो है एक लिस्ट दे देगा नियर बाय कि हमें कौन कौन से जो है पंप चाहिए, कौन कौन से पंप जो है हमारे नज़दीक है। अब ये इसमें ये जो सारी जो फीडिंग की हुई है डेटा की, इसको देखिए कि न केवल पेट्रोल पंप बल्कि जो है पार्क और एवरीथिंग इन द फील्ड में जो कुछ भी है वो सब कुछ इस गूगल मैप पे होता है। ये जो क्रिएशन होती है, जो बेस मैप बनता है, जिसके ऊपर बाद में इंटरनेट और GPS के माध्यम से गूगल मैप काम करता है, ये वास्तव में GIS की ही क्रिएशन होती है। इतना समझ आया होगा। अभी हम आगे और कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ GIS जो है वो इतना विस्तृत क्षेत्र है कि इसको एक लेक्चर में तो समेटना मुश्किल होगा। हमें जो है इसकी सीरीज़ तैयार करनी पड़ेगी, एक से ज़्यादा लेक्चर इसके लिए जो है बनेंगे। तो आज का जो एप्लीकेशन ऑफ GIS है उसमें केवल 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हम कवर करेंगे: कृषि, वानिकी, मृदा मानचित्रण और परिवहन। इनका जो है हम अध्ययन करेंगे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सॉइल मैपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से जो है GIS अप्लाई किया जाता है, और इनको विद एग्जाम्पल जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। कृषि आप सभी को पता है कि न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जिस पर निर्भर करती है वो वास्तव में कृषि ही है। कृषि के क्षेत्र में GIS के बहुत ज़्यादा उपयोग हैं। सबसे पहले कृषि में हम ये पता कर सकते हैं कि क्रॉप टाइप क्या है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में किस प्रकार की फसल बोई गई है, कितने क्षेत्र पर बोई गई है, इस चीज़ की मैपिंग हम कर सकते हैं। और उसके आधार पर हम फसल चक्रण को यानी कि क्रॉप रोटेशन को एंश्योर कर सकते हैं।
तो इस तरह से किस प्रकार की फसल बोई गई है इसका वर्गीकरण हम जीआईएस के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद हम असेसमेंट कर सकते हैं कि क्रॉप कंडीशन क्या है, यानी कि फसल की अवस्था कैसी है। कई बार क्या होता है कि एक ही खेत है और उसके अलग अलग हिस्सों में जो पौधों का जो स्वास्थ्य है या फसल की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है। तो उसको जीआईएस मैपिंग के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, रिमोट सेंसिंग के डेटा के साथ उसको ज्वाइन करके हम जो है उस क्रॉप कंडीशन का पता लगा सकते हैं और उसके लिए जो है उपचार कर सकते हैं कि वहाँ पर ये जो है फसल अलग अलग खेत के एक ही हिस्से में क्यों है, उसका पता लगा सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी में किसी विशेष न्यूट्रिएंट की कमी है या कोई किसी बीमारी का प्रकोप है, कोई कीड़ा है। तो इस तरह के जो है उपचार हम कर सकते हैं। जब हमें एक बार ये पता चल गया कि क्रॉप टाइप क्या है, ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि क्रॉप टाइप क्या है, यानी कि किस प्रकार की फसल बोई गई है, कितने क्षेत्र पर बोई गई है और कृषि की खेत की जो खेती है उसकी अवस्था कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, तो उसके आधार पर हम एस्टिमेशन ऑफ यील्ड कर सकते हैं, यानी कि हम उपज का अनुमान लगा सकते हैं। और उपज का अनुमान लगाकर जो है हम कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की, न केवल कृषि के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन हम कर सकते हैं, प्लानिंग हम कर सकते हैं। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट का भी जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो है इरिगेशन के माध्यम से हम जीआईएस के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो फसल है ये ड्राई है या वेट है, इसको नमी की कमी है या अधिकता है। इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन हम इरिगेशन के फील्ड में दे सकते हैं कि इसको इरिगेशन और ज़्यादा देने की ज़रूरत है या अब जो है इरिगेशन काफ़ी हो चुका है तो अब पौधों में पानी नहीं दिया जाना चाहिए, खेत में पानी नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह की बिल्कुल टेक्निकल जानकारी जो है हम जीआईएस के माध्यम से किसानों को दे सकते हैं। इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है कि पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि खेत में जो कीड़े लग गए या कोई और जो है रोग का प्रकोप हो गया, तो ऐसी अवस्था में जो है हम क्या कर सकते हैं कि वो जानकारी समय पर किसानों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी कि बहुत जल्दी अपडेटेड डेटा हमें चाहिए होगा, अप टू डेट डेटा चाहिए होगा, जो बिल्कुल करंट डेटा है वो हमें चाहिए होगा। वो करंट डेटा जो है हम फील्ड से भी ले सकते हैं और रिमोट सेंसिंग में आप पढ़ चुके हो कि सैटेलाइट ऐसे भी हैं जो 24-24 घंटे के अंतराल पर हमें सूचनाएं भेजते हैं। तो इस तरह जो है उन रिमोट सेंसिंग इमेजरीज को जो है जो बहुत जल्दी हमें प्राप्त होती हैं, बहुत कम टेम्पोरल रेजोल्यूशन की जो इमेजरीज हैं वो इसके लिए प्रयोग की जा सकती हैं। तो इस तरह फसलों में कीड़ा लगा है या और कोई फसल की बीमारी है उसका हम पता, तो इस तरह जो है कोई कीड़े लगने की या और कोई जो है फसल में कमी है और कोई रोग आ गया है, तो इस तरह की अवस्था में जो है हम उनका पता लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर फसल को किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि हुई है या और इस तरह का कोई तूफान आया है, तो उसमें जो है कितना फसल को नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा, उसकी मैपिंग भी जो है हम जीआईएस के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रॉप टाइप है, क्रॉप टाइप का डेटा हमारे पास है कि कितने क्षेत्र में कौन सी फसल बोई गई है, तो उसी के आधार पर जो है मुआवजा तय किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की फार्मिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी फार्म प्रैक्टिसेस जो है हो रही हैं, खेती है या बागबानी है या और कोई तरह की जो है फार्मिंग है, उसको भी हम जो है मैपिंग कर सकते हैं। लैंड ऑनर डिस्प्यूट में भी जो है भारत में नहीं पूरे विश्व में भी जो है कृषि भूमि को लेकर भू स्वामित्व के विवाद चलते रहते हैं। तो उन भू स्वामित्व विवाद को निपटाने में जीआईएस का डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास पूरा एक डेटाबेस है जो जियो रेफरेंस्ड है, यानी कि अक्षांश और देशांतर के एक एक हिस्से का
ठीक है, अक्षांश और देशांतर के अनुसार वो जो है हमारे पास डेटाबेस में फीड है, तो उसके आधार पर जो है वो एक बहुत रिलायबल डॉक्यूमेंट है कि कौन से खेत की सीमा कहाँ तक है। तो इस तरह भू स्वामित्व के विवादों को निपटाने में भी जीआईएस का महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम ये ध्यान रखें कि एक तरफ हमें रिमोट सेंसिंग का डेटा मिल रहा है, दूसरी तरफ हमें फील्ड से भी डेटा मिल सकता है। फील्ड से डेटा हमें जो है न केवल सर्वे के माध्यम से मिल सकता है, बल्कि आजकल अगर हरियाणा की ही मैं बात करूं तो एक बहुत जो है पॉपुलर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है वो एक ऐसा पोर्टल है जिस पर जाकर किसान जो है अपना पूरा विवरण भरता है कि उसने कौन से खेत में कौन सी फसल बोई है, कितने हिस्से पर बोई है, पूरी जानकारी जो है वो उस पोर्टल पर उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह इस पोर्टल पर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मैपिंग करके बहुत अच्छे से हम जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में प्लानिंग कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं इनके अलावा भी जहां पर एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छे से काम किया जाता है जीआईएस के माध्यम से। ये देखिए, ये एक जो है इमेजरी है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये जो है ये एक इमेजरी है। इस इमेजरी में इस एरो के माध्यम से, इमेजरी में एरो के माध्यम से जो है ये दिखाया गया है कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, एरो जो एरिया दिखा रहा है, ये पूरा एरिया जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फसल को नुकसान हुआ है। सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से जो है हम इसको अच्छे से जो है इसकी सूचना ले सकते हैं। तो इस तरह जो है ये जो मैप है, इसकी और डिटेल्ड मैप हम जीआईएस के माध्यम से बना सकते हैं और उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि फसल को कितना नुकसान हुआ है, कितने एरिया की फसल को नुकसान हुआ है। अब जो भी आंकड़े हमारे पास आते हैं फसल से संबंधित, वो वास्तव में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के माध्यम से भूमि के एक एक किलोमीटर के एरिया को कवर करते हुए उसके एक एक किलोमीटर के एरिया को जो है एग्जैक्ट सूचना हमें जीआईएस के माध्यम से मिल सकती है। इसी प्रकार फॉरेस्ट्री एक दूसरा फील्ड है जिसमें जीआईएस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों की सूचनाएं जो है हमें जीआईएस के माध्यम से वानिकी के क्षेत्र में मिलती हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट कवर की मैपिंग हो सकती है। फॉरेस्ट कवर की मैपिंग का मतलब क्या है कि कितने क्षेत्र पर वन भूमि उपलब्ध है, ठीक है, कितने क्षेत्र पर वन भूमि उपलब्ध है, इसकी एग्जैक्ट सूचना जो है हमें जीआईएस के माध्यम से मिलती है, जिसका डेटा हमें रिमोट सेंसिंग से मिलता है। क्योंकि रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि इनएक्सेसिबल एरिया जो जहाँ पहले पहुँच संभव नहीं थी, वो अब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उसकी एग्जैक्ट कवरिंग हम कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन भूमि उपलब्ध है। इसी प्रकार फॉरेस्ट की डेंसिटी की मैपिंग हम कर सकते हैं। डेंसिटी मैपिंग मतलब वनों का घनत्व कितना है, कितने घने वन जो है पाए जाते हैं। पर्यावरणीय हिसाब से इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वनों का गहरा होना, घना होना बहुत ज़रूरी है। तो उस डेंसिटी की मैपिंग हम कर सकते हैं और रिमोट सेंसिंग का डेटा जो है हमें ऐसे फील्ड की जानकारी देता है जो इनएक्सेसिबल है, जहां मानव गमन संभव नहीं है। इसी प्रकार डिफॉरेस्टेशन की मैपिंग जो है की जा सकती है कि वनों का कटाव कितना हुआ है और इसकी वर्ष दर वर्ष अगर हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करें तो हमें ये भी पता चल सकता है कि पूर्व के वर्षों की तुलना में करके आज जो है कितना प्रतिशत वन भूमि घट चुकी है। इसको एक जो है इस डायग्राम के माध्यम से हम समझें कि ये जो है जम्बू आइलैंड है। इस जम्बू आइलैंड के 1986 से लेकर, ठीक है, 1986 की मैपिंग है ये, जिसमें बहुत सारा जो है फॉरेस्ट कवर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद 1989 में जो है थोड़ा सा यहाँ पर मानव निवास शुरू हुआ है, इसके मध्य के हिस्से में अगर आप देखें तो। इसके बाद
1998 में जो है देखिए कि ये जो है पूरा जो बिल्टअप एरिया है ये और ज़्यादा जो है बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा 2003 में ये जो क्षेत्र है और ज़्यादा वन भूमि का लॉस जो है यहाँ पर हो गया है। इन 4 वर्षों की तुलना में हम क्लियर कट जो है एक पता लगा सकते हैं कि कैसे जो है वनों का कटाव हुआ है। लेकिन इसके लिए हमें वर्ष दर वर्ष की जो है परतें बनानी पड़ेंगी, लेयर्स बनानी पड़ेंगी, उसके उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरले करना पड़ेगा ताकि जो है हमें पता चले कि कितने प्रतिशत वन भूमि का लॉस यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से जो है फॉरेस्ट कवर मैपिंग हो सकती है, फॉरेस्ट डेंसिटी की मैपिंग हो सकती है, डिफॉरेस्टेशन की मैपिंग हो सकती है, एफॉरेस्टेशन की भी मैपिंग हो सकती है। जब हम कह रहे हैं कि वनारोपण किया गया है, बहुत सारे वन लगाए गए हैं, तो इसकी एग्जैक्ट मैपिंग जो है की जा सकती है कि जो एफॉरेस्टेशन किया गया है उसको 2 वर्ष बाद हम जो है उसकी जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तव में जो वनारोपण हमने किया था वो कितना, उसकी गति क्या हुई है या उसमें जो है डेवलपमेंट कितना हुआ है, इसका पता हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार जीआईएस के माध्यम से हम वाइल्ड लाइफ हैबिटेट असेसमेंट भी जो है कर सकते हैं कि जो वन्य जीव हैं वो विभिन्न वनों में कितने जो है वन्य जीव, वो जीवों की मात्रा क्या है, उसका असेसमेंट, उसका विश्लेषण भी हम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वनों की स्पीशीज़ का एस्टिमेशन और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति है, जो वन हैं, उनमें कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं और उनका जो है मैपिंग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार फॉरेस्ट फायर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें जीआईएस काम करता है, क्योंकि जब एक फॉरेस्ट फायर होती है तो अलग अलग रिफ्लेक्शन जो है हमें सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से मिलती है। जो हिस्सा जल चुका है, जो हिस्सा जल रहा है और जो अभी तक नहीं जला है, इसकी एक क्लियर कट मैपिंग जो है हम कर सकते हैं और इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जो है प्लानिंग कर सकते हैं। आग की दिशा और गति क्या है उसको हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और इसके बाद 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद हम जो है उसमें डेवलपमेंट कितना हुआ है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार शोरलाइन एंड वाटरशेड मैपिंग का भी हम कर सकते हैं। आपको पता है कि तटीय क्षेत्र के वन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो जो है हमारे तटीय क्षेत्र को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, वो समुद्र को जो है भूमि पर बढ़ने से रोकते हैं। तो वो जो कोस्ट लाइन जो फॉरेस्ट्री है, शोर लाइन पर जो कोस्टल एरियाज़ पर जो फॉरेस्ट हमारे हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हम मैंग्रोव वन ले सकते हैं जो पश्चिम बंगाल के डेल्टा में है। तो वेस्ट बंगाल में ये जो मैंग्रोव वन हैं ये समुद्र को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसकी एग्जैक्ट मैपिंग हम कर सकते हैं। इसमें अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका पता लगा सकते हैं, उसकी दर का पता लगा सकते हैं और इस बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ के लिए मैंग्रोव वन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है हर 2 वर्ष के अंतराल पर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो है फॉरेस्ट्री के मैप तैयार करता है, यानी कि हर दूसरे वर्ष हमें बिल्कुल अप टू डेट मैप फॉरेस्ट्री के फील्ड में जीआईएस के माध्यम से मिल जाते हैं। और वन जो इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, उसके बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो है फॉरेस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसमें जीआईएस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये जो है एक जो फॉरेस्ट फायर है उसकी जो है एक इमेजरी है कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे बिल्कुल अलग जो है रेड कलर से जो है ये बर्न्ड एरिया है जो रेड कलर से दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर इन जंगलों में आग लग चुकी है, आग से जल चुके हैं ये। तो इस तरह इसकी मैपिंग करके जो है बाद के वर्षों में दोबारा मैपिंग में हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, दोबारा से कितने जो है पेड़ पौधे उगे हैं, कितना जो है जंगलों का विकास हुआ है। इस तरह जो है और भी बहुत सारे फील्ड्स में हम इसका उपयोग
कर सकते हैं। सॉइल मैपिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जीआईएस के फील्ड में, जहाँ पर जीआईएस बहुत अच्छा काम कर रहा है। सॉइल मैपिंग मतलब कि मृदा का मानचित्रण। मृदा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, न केवल कृषि के लिए बल्कि और अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए भी सॉइल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डायरेक्ट जो है हमारे फॉरेस्ट कवर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर कम होता है तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। इस तरह से जो है इन सब का इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हमें पूरे पर्यावरण को नियंत्रित करने में, पूरे पर्यावरण का असेसमेंट करने में सहायता करती है। तो सॉइल के क्षेत्र में हम देखते हैं कि मृदा के क्षेत्र में जीआईएस हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। सॉइल टाइप मैपिंग की जा सकती है, यानी कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है उसका मानचित्रण हम कर सकते हैं। इसके साथ ही किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है या विशेष प्रकार की मृदा की बाउंड्री कहाँ तक है उसका पता जो है हम कर सकते हैं। इसी के साथ सॉइल पोल्यूशन की मैपिंग हम कर सकते हैं कि जो है सॉइल अगर पोल्यूट है, यानी कि उसमें कहीं लवणीकरण है, खारापन है या वाटर लॉग्ड एरिया है, तो इस तरह जो है सॉइल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी मैपिंग की जा सकती है। इसी प्रकार सॉइल मॉइस्चर की इंफॉर्मेशन भी जो है जीआईएस हमें देता है। सॉइल मॉइस्चर की इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर पर हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, और इसके साथ ही जो है सॉइल मॉइस्चर का कंटेंट डिसाइड करता है कि सूखे की स्थिति या बाढ़ की स्थिति कब है। अगर सॉइल मॉइस्चर कम है तो इसका मतलब वो क्षेत्र सूखा है, वहाँ पर कुछ जो है मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। इसी प्रकार अगर जो है सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा है और तो इसका मतलब ये है कि वो क्षेत्र बाढ़ के प्रभाव में आ सकता है। तो इस तरह जो है सॉइल मॉइस्चर भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है सॉइल मैपिंग का, जिसके माध्यम से जो है हम मृदा के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जहाँ जीआईएस हमारे लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करता है। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग कर सकता है। प्लानिंग का मतलब ये है कि नए क्षेत्र में जब हमें रोड या रेलवे रोड निकालना होता है या रेलवे लाइन निकालनी होती है, तो इसके लिए जो है हमें बहुत सारी सूचनाएं चाहिए होती है। वो सारी सूचनाएं हमें जीआईएस उपलब्ध करवाता है और हमें पॉसिबल रूट्स देता है कि इस तरह के क्षेत्र से जो है आप रेलवे या रोड की लाइनें निकाल सकते हो। और इस तरह ये हमें बताता है कि फ्लैटेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, यानी कि सबसे समतल रूट, सबसे छोटा रूट कौन सा हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं जो है हमें जीआईएस देता है, क्योंकि जब हमें प्लानिंग करनी होती है तो हमें वहाँ का जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी देखना होता है कि चट्टानों की संरचना कैसी है, पूरा क्षेत्र कैसा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें जीआईएस देता है। इसी प्रकार ट्रैफिक डेंसिटी स्टडी जो है जीआईएस के माध्यम से की जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि ट्रैफिक डेंसिटी जो ट्रैफिक की जो सघनता है, यानी कि इसके अगर हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस उपलब्ध है जहाँ पर हमें विभिन्न रोड स्पीड का पता है, हमें रोड ज्योमेट्री का पता है, ट्रैफिक फ्लो का पता है कि कितना ट्रैफिक जो है उस एरिया से जाता है, और इस तरह की अन्य इन्फॉर्मेशन है, तो उसके आधार पर हम ट्रैफिक डेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो है जाम और ट्रैफिक जैम जो लगता है उसकी समस्या के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम रूट डाइवर्जन कर सकते हैं। रूट डाइवर्जन का मतलब क्या है कि जब कोई जब नॉर्मल रूट से हटकर जनता के लिए कोई रूट दिया जाता है तो उसको रूट डाइवर्जन कहा जा सकता है। यह रूट डाइवर्जन जो है वो हो सकता है कि किसी रैली के टाइम दिया जाए, कि रैली के टाइम आपको जो रूटीन का रूट है उस पर न जाने दिया जाए, और इसके साथ साथ जो है कोई समारोह हो सकते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, ऐसे टाइम पे रूट को डाइवर्ट करना होता है, तो वो रूट डाइवर्जन के जो मार्ग हैं वो हमें जीआईएस के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क रूटिंग जो है जीआईएस के माध्यम से
की जा सकती है कि हमें जो है किस रूट पर जाना है, कोई किस पर्टिकुलर एरिया पर अगर हमें जाना है तो हमें कौन सा रूट जो है लेना चाहिए। जो गूगल मैप है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपको जो है कितने रूट वो उपलब्ध करवाता है। न केवल आपको सीधा मार्ग बताता है बल्कि आप जो है किसी विशेष मार्ग से होकर जाना चाहें तो उसकी सूचना भी जो है वो गूगल मैप आपको देता है। ये जो है नेटवर्क एनालिसिस का एक एग्ज़ाम्पल है। देखिए कि जब हमने इस एरिया से और यहाँ हमारा ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, इस डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाने के लिए जीआईएस ने हमें जो है रूट शॉर्टेस्ट पाथ जो है हमें बताया कि हमें जो है ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ इस एरिया में हो सकता है। ये पूरा जो है शॉर्टेस्ट पाथ हमें शो कर रहा है। अगर हम किसी विशेष एरिया से होकर जाना चाहें, अगर हम इस ओरिजिन और किसी घुमाव के पथ पर जाना चाहें कि हमें वाया किसी पर्टिकुलर होटल या हॉस्पिटल जाना है तो वो ये रूट भी हमें जो है नेटवर्क एनालिसिस के माध्यम से जीआईएस हमें बताएगा। नेटवर्क रूटिंग के बाद जो है नेविगेशन एक बहुत अच्छा फील्ड है। जिसके बारे में जीआईएस हमें जानकारियाँ दे सकता है। न केवल स्थल पर बल्कि वाटरवेज में पानी के मार्ग भी जो है जीआईएस हमें बताता है कि विभिन्न प्रकार के फेरी पाथ कौन से हो सकते हैं या शिपिंग रूट कौन से हो सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हमें जीआईएस के माध्यम से मिल सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक फीचर हमें पढ़नी है कि रेलवे रूट अगर हमें कहीं से निकालना है तो जीआईएस का उपयोग करते हुए हम कैसे जो है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, रेलवे रूट अगर हमें किसी एरिया का निकालना है तो जीआईएस को यूज़ करते हुए हम कैसे जो है उस रूट को आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से। ये एरिया है और इस एरिया का जो है हमें रेलवे रूट निर्धारित करना है। हमारे पास ये जो है हमारा एरिया है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है और ये एरिया है जहाँ तक हमें रेलवे बनानी है। तो जीआईएस का उपयोग करके हमें ये जो लाइन है, ये रेलवे लाइन जो है आप बीच में से देख रहे होंगे, यहाँ से ये रेलवे लाइन जो है हमें जीआईएस के माध्यम से पता चली है। ये इसके साथ जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हुए ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है हमें जीआईएस ने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। कैसे उपलब्ध करवाया है? क्योंकि कोई एक नई रेल या सड़क बनानी होती है तो बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर पुलों का निर्माण होगा, कहाँ पर सुरंगों का निर्माण होगा, कहाँ पर उच्च भूमि को काटना पड़ेगा, कहाँ पर जो है कटी हुई अगर कोई भूमि नीची है तो उसका भराव होगा। तो इस तरह जो है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें उस एरिया के बारे में जुटानी होती है, जिसको वास्तव में अगर हम फील्ड में जाकर जुटाने लगें तो ये एक बहुत लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम इस जीआईएस के डेटाबेस से इन इन्फॉर्मेशंस को निकालें तो बहुत इंटेलिजेंट रूप में जीआईएस हमें इनको आंसर करता है। जीआईएस हमें बताता है सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं किसी रूट के जो है, यानी कि वो एक प्रारंभिक सर्वेक्षण हमें देता है कि उस एरिया के सामान्य लक्षण क्या हैं। उसके बाद अगला डिटेल्ड सर्वे आता है कि उसमें 3-4 मार्ग सुझाता है हमें जीआईएस की 3-4 पॉसिबल रूट्स हमें दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है एक विस्तृत सर्वेक्षण आता है जिसमें सबसे ज़्यादा अनुकूलतम मार्ग जो है जीआईएस हमें प्रोवाइड करता है। और इन सब के बीच हम जीआईएस में अपनी क्राइटेरिया भी फीड कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि हमें ऐसा रूट चाहिए ताकि जो है वो बिल्ट अप एरिया को कम से कम नुकसान पहुंचाए, या हमें ऐसा रूट चाहिए कि हम जो है वनों को अवॉइड करना चाहते हैं, वन क्षेत्र से हम इस रेल मार्ग का निर्माण नहीं करना चाहते। तो इस तरह के क्राइटेरिया जो है हम फीड कर सकते हैं और उसके आधार पर जीआईएस हमें जो है पॉसिबल रूट्स देगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कार्य होता है जिसमें जीआईएस काम कर रहा है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब जीआईएस के माध्यम से हमें मिल जाती है
तो क्या होता है कि हमारे धन, समय और श्रम की बचत होती है। हम अपनी लैब्स में बैठकर ही जो है इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं। इसी प्रकार हमें किसी सड़क का निर्माण करना है या और कोई पाइपलाइन बिछानी है और कोई केबल बिछानी है, इस तरह की सारी सूचनाएं जो है GIS हमें उपलब्ध करवाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम GIS के इन 4 क्षेत्रों में एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में और ज़्यादा जो है GIS के एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि किन और क्षेत्रों में जो है GIS का उपयोग किया जा सकता है।